Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें सिलेबस है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में जो कोर्स कंटेंट शामिल हैं उसमें पहला पॉइंट कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेजर फंक्शंस और टाइप्स और उनका कंपैरिजन देखेंगे बोन के साथ, जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। सेकेंडली मसल्स एंड मेनली टाइप्स ऑफ मसल। उसके बाद मसल्स में स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में देखा जाएगा। नेक्स्ट वन विल बी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गाउट एंड आर्थराइटिस। ये वो कोर्स कंटेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कार्टिलेज एंड बोन, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर बॉडी में मौजूद होते हैं, और इन दोनों के जो मेन फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कार्टिलेज एंड बोन में सबसे पहले नेचर की बेस पे देखें तो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो बोन है वो हार्ड या रिजिड कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर किया जाता है। लोकेशन देखें तो कार्टिलेज जो है मोस्टली कवर्स एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट, यानी कि जो नॉर्मली, ये हर कार्टिलेज ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो कार्टिलेज है, जो अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज है सच एज हाइलिन कार्टिलेज, दैट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बोन, जो बोन कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही इसमें प्रॉब्लम आती है डिजेनरेशन, तो एक प्रॉब्लम आर्थराइटिस भी, जो कि हम लास्ट पे जाके डिस्कस करेंगे। थर्ड वन कंपोजिशन पे देखें तो जो कार्टिलेज है इसमें लूजली पैक्ड कोलेजन होता है। याद रखिए जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का और बोन का, दोनों के अंदर जो प्रोटीन है कोलेजन है, लेकिन कोलेजन किस तरह से डिपॉजिटेड है उस बेस पे ये रिजिड और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो क्योंकि ये लूजली पैक्ड होता है इसी वजह से ये सॉफ्ट भी होता है। उसके मुकाबले में बोन के अंदर डेंसली पैक्ड कोलेजन मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो रिजिड और हार्ड होती है। अब कोलेजन की टाइप देखें तो जो कार्टिलेज है इसमें टाइप 2 का कोलेजन मौजूद होता है, जबकि बोन में टाइप 1 कार्टिलेज मोस्टली जो है वो कोलेजन एग्जिस्ट करता है। कंपोजिशन में बोन और कार्टिलेज दोनों में खास तौर पर पर्टिकुलरली सेल्स के बाद दूसरा जो कंपोनेंट होता है कोलेजन, और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो दैट कंटेन नो मिनरल्स, किसी किस्म का कोई सॉल्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, जबकि बोन में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जिसमें खास तौर पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि उसकी हार्डनिंग का सबब बनते हैं। तो दैट हैज मिनरल्स डिपॉजिटेड इन द बोन्स। इस बुनियाद पर ही, इसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर ही हम इसका जो मैट्रिक्स है उसको कंसिडर करते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज ऑफ नो मिनरल, नो हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, बट इन केस ऑफ बोन दैट इज इनफ्लेक्सिबल, जिसको हम हार्ड या रिजिड कंसिडर कर सकते हैं। बोन और कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज के केस में उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, जबकि बोन के केस में उसको पेरिओस्टियम का नाम दिया जाता है। ऑस्टिया का वर्ड जो है बोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल टू द बोन पेरिओस्टियम होगा, और पेरिफेरल टू द कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम होगा। ब्लड सप्लाई इन केस ऑफ कार्टिलेज नो ब्लड सप्लाई, तो यहां पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो कौन सा मैकेनिज्म होता है, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। उसके मुकाबले में बोन के केस में हम कहते हैं ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, और पर्टिकुलरली स्पॉन्जी बोन में वास्कुलर सप्लाई है। वास्कुलर नेचर देखें तो जो कार्टिलेज है इट हैज नो वास्कुलर नेचर, जबकि बोन में वास्कुलर नेचर ब्लड सप्लाई की सूरत में हम कह सकते हैं। रीशेपिंग अनदर कैरेक्टरिस्टिक, तो बोन जो है उसमें रीमॉडलिंग और रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है।
बोन ब्रेक हो सकती है, रिपेयर हो सकती है और उसके बाद रीमॉडलिंग और रीशेप हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जबकि जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का उसमें किसी किस्म की रीशेपिंग नहीं होती, सो हम कहते हैं देयर इज नो रीशेपिंग, बट इन केस ऑफ बोन देयर इज द प्रोसेस इज प्रेजेंट। स्ट्रक्चर देखिए तो जो कार्टिलेज और बोन के स्ट्रक्चरल कंपैरिजन देखें तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में हम कहते हैं कि जो बोन है उसके पास वैरायटी ऑफ टिश्यूज होते हैं दैट कंटेन बोन टिश्यू, जिसमें सेल्स होंगे ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल्स, जबकि कार्टिलेज मौजूद हो सकता है फाइब्रस, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। ये मुख्तलिफ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि एक बोन के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब दैट इज द कम्प्लेक्स ऑफ टिश्यूज। इसमें बहुत सारे और टिश्यूज भी इनरवेट किए होते हैं, जबकि जो कार्टिलेज है उसके अंदर कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, एज सच ब्लड और नर्व सप्लाई नहीं होती। तो ये इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा नर्व सप्लाई जो है वो बोन में है या नहीं है, कार्टिलेज में है। तो ये तमाम पॉइंट जो है वो विद रेफरेंस टू एमसीक्यू ही इसको डिसाइड किया गया या डिस्प्ले किया गया कि हम एक किसी भी पॉइंट पर एमसीक्यू जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। जो कार्टिलेज है इसके अंदर स्मॉल कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्यूनाe। उसके मुकाबले में जो बोन है वो क्योंकि हार्ड और स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिजिड है और उसमें दो बुनियादी पार्ट उसके कंसिडर किए जाते हैं। अगर हम एक बोन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एपिफाइसिस और डायाफाइसिस, एक्चुअली ये दोनों क्या है, बोन। अगर हम एक जनरल बोन का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं इस तरह से, एक बोन है तो इस बोन के पास दो पार्ट हैं, एक इसका ये टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है और ये सेंट्रल पार्ट है। अब जो टर्मिनल पार्ट होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, एपिफाइसिस, दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, जो कि इसको डायरेक्ट अनदर बोन के साथ इन टर्म ऑफ जॉइंट अटैच करेगा या मसल के साथ अटैचमेंट हो सकती है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको नाम दिया जाता है डायाफाइसिस। तो ये दो बेसिक पार्ट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब इसी को फर्दर हम आगे एलैबोरेट करेंगे कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को ही, जो डायाफाइसिस का पार्ट है उसका पेरिफेरल पार्ट जो है और सेंट्रल पार्ट जो है वो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में डेवलप होता है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ये जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में मिडिल पार्ट के बाद हम बोन मैरो की बात करें तो इन टर्म ऑफ बोन मैरो कार्टिलेज के पास बोन मैरो नहीं होता, जबकि बोन में बोन मैरो एग्जिस्ट करता है जो कि दो तरह का होता है, येलो बोन मैरो एज वेल एज रेड बोन मैरो, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जी बोन के किस पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है। जबकि सेल टाइप की बात करें तो जो इन केस ऑफ कार्टिलेज देयर इज मैच्योर सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स, जबकि बोन सेल में तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जब कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है बोन के साथ तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर जो है वो या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं जो रिमॉडलिंग या रीशेपिंग ऑफ द बोन के वक्त बोन सेल्स को डिसॉल्व या डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ऑस्टियोसाइट ये तीसरे सेल हैं जो कि मैच्योर बोन सेल कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयर आर थ्री मेन टाइप्स, ऑस्टियोसाइट जो हैं वो मैच्योर सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल कंसिडर किए जाएंगे। तो दीज आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बोन एज वेल एज सिंगल काइंड ऑफ सेल कॉन्ड्रोसाइट इन द कार्टिलेज। अब ये तो पॉइंट जो है इसको डिस्कस किया हमने। अभी मैंने ये बात की कि जो एक बोन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, खासतौर पर टर्मिनल और सेंट्रल। लेकिन अगर हम उसका सेक्शन देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनली उसको दो रीजन्स में खासतौर पर जो कि कॉमनली डिवाइड किया जाता है, दैट इज स्पॉन्जी बोन एज वेल एज कॉम्पैक्ट बोन। तो जो रीजन्स ऑफ बोन है उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रीजन्स की बात करें तो कार्टिलेज के केस में कोई डिस्टिंक्ट रीजन नहीं होता, इसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, खासतौर पर कॉन्ड्रोसाइट, और कॉन्ड्रोसाइट के बाहर मैट्रिक्स में कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबल और जो है वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज करता है।
जबकि जब बोन की बात करते हैं तो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो मेन रीजन होते हैं, एक को कहा जाता है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। अब पेरिओस्टियम पेरिफेरल पार्ट और एंडोस्टियम जो है वो इंटरनल पार्ट, इनर साइड पर। और एंडोस्टियम में फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट और इनर पार्ट। अब पेरिफेरल पार्ट जो है जो कि किनारे की तरफ होगा उसको कंपैक्ट बोन का नाम दिया जाएगा, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई नहीं होती। और जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो हाईली पोरस होती है जिसमें ब्लड सप्लाई मौजूद होती है। तो जो स्पॉन्जी बोन है इसको फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है दैट कंटेन येलो बोन मैरो एज वेल एज रेड बोन मैरो। अब हमने प्रीवियसली बात की कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस होते हैं। जब हम येलो बोन मैरो की बात करते हैं तो दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट जो कि डायाफाइसिस है, और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली रेड बोन मैरो की तो वो टर्मिनल पार्ट में जिसको एपिफाइसिस का नाम दिया जाता है वहां पे मौजूद होता है। तो ये एक ओवरव्यू जनरल हम रीजन्स के बुनियाद पर कर सकते हैं बोन का, जबकि कार्टिलेज में एज सच ये नहीं होता। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और टाइप्स ऑफ बोन की, तो कार्टिलेज को तीन बेसिक कैटेगरीज में या मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये तीन बेसिक टाइप्स हैं। जब हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं तो हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है जो कि खास तौर पर नोज में और ट्रैकिया में मौजूद होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कंसिडर किया जाता है। जबकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो वर्टिब्रे के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मुख्तलिफ कार्टिलेज जो है उनकी लोकेशन हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पर ये एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू के रेफरेंस से पॉइंट पूछा जा सकता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज कौन सा है, तो दैट इज एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज। जबकि बोन की बात करें तो बोन को हम जो जनरली अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं इसको क्लासिफाई करने के, लेकिन मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द जनरल कैटेगरी जब हम इसको डिसाइड करते हैं तो दैट इज मे बी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट और इरेगुलर। तो ये चार मेन टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये हमने जो मेन पॉइंट्स थे कार्टिलेज और बोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस के रेफरेंस से हमने डिस्कस किया। तो कार्टिलेज जो है ये हमेशा बोन जो है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर सकती है। नॉर्मली अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज पे कार्टिलेज ही बुनियादी तौर पर मौजूद होता है जिसको बाद में रिप्लेस किया जाता है, और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में भी ये कंसीडर किया जाता है कि कार्टिलेज को रिप्लेस करती है बोन, तो बोनी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते हैं तो उसका जो वो पॉइंट जहां पे एक बोन दूसरी बोन के साथ मीट करती है, द पॉइंट या प्लेस वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। और जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी का नाम दिया जाता है। सो स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट जो है ये इसके स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से इसको फाइब्रस का नाम दिया कि ये इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज मौजूद होते हैं, और साइनोवियल जॉइंट जो है वो पर्टिकुलरली एक कैविटी अटेनिंग जॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। फाइब्रस जॉइंट को जब हम मूवमेंट की बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज मे बी इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कार्टिलेजिनस होगा, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट को नाम दिया जाएगा। अब यहां पे हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन और मूवमेंट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन, ये दोनों लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फाइब्रस जॉइंट नाम से वाज़ेह है कि इसमें फाइबर्स होते हैं, तो डेंस फाइब्रस टिश्यू होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो नॉन मोबाइल हो जाता है या इमोबाइल हो जाता है। जबकि कार्टिलेजिनस में कार्टिलेजिनस टिश्यू होगा, और साइनोवियल जॉइंट्स में कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल जॉइंट कंसिडर की जाती है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट है उसमें कहा जाता है दीज आर द जॉइंट्स विच आर इमूवेबल जॉइंट्स या इमूवेबल बोन्स के दरमियान में होंगे। फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ द स्कल, जिसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं खास तौर पर इस तरह से, अगर ये एक बोन है तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई होती है, और दूसरी बोन जो है वो इसके साथ जब अटैच होती है तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ उसका
जो रीजन है वो कनेक्टेड होता है, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ ये फिक्स हुई होती है, तो इनको फिक्स्ड जॉइंट का नाम भी देते हैं। इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो स्कल की तमाम बोन्स जो हैं वो उसमें ये स्ट्रक्चर या फाइब्रस जॉइंट होता है एक्सेप्ट द मैंडिबल, क्योंकि हम जानते हैं ओनली मूवेबल जो बोन है हमारे स्कल में वो मैंडिबल है, तो उसकी आर्टिकुलेशन है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सुचर्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए वो फिक्स्ड होती है। इसी तरह से फिक्सिंग ऑफ जॉज इन द टीथ, ये भी एक एग्जांपल है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड जॉइंट की एक जो है वो एग्जांपल कंसीडर की जा सकती है। जब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज मौजूद होगा और पर्टिकुलरली ये जॉइंट जो है वो वर्टिब्रे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि स्लाइटली मूवेबल, हमारी बॉडी का कर्वेचर बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। जब हम साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्योंकि साइनोवियल जॉइंट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसी की दो एग्जांपल, अगर हम शोल्डर एंड हिप जॉइंट देखें तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जब हम एल्बो एंड नी जॉइंट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दैट कंटेन हिंज जॉइंट। तो जो साइनोवियल जॉइंट है इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। तो इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। साइनोवियल जॉइंट जैसा कि नाम से वो एक कैविटी कंटेनिंग जॉइंट है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। अब अगर हम इसको साइनोवियल फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी का नाम देते हैं तो ये जो जॉइंट है दैट इज सराउंडेड बाय पर्टिकुलरली लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको फाइब्रस कैप्सूल का नाम दिया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर कैविटी है और उसके गिर्द जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रस कैप्सूल, तो उसके साथ जो दो जॉइंट्स हैं वो दो बोन जो है वो कनेक्टेड होती हैं और दरमियान में जॉइंट बनता है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसी से साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन होती है या प्रोडक्शन होती है, और बाज़ औक़ात इसी का जो कैप्सूल का पार्ट है वो मॉडिफाई होता है और लिगामेंट बन जाता है। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ जोड़ने के लिए मौजूद होता है। जैसे हम जानते हैं दो बेसिक ये स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। तो टेंडन बोन को मसल के साथ अटैच करा रहा होता है, जबकि लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ एसोसिएशन करा रहा होता है। तो जो लिगामेंट की फॉर्मेशन है दैट इज प्रोबेबली ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट कैप्सूल जो कि फाइब्रस कैप्सूल कंसीडर किया जाता है। तो ये एमसीक्यू के रेफरेंस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ये डिस्कस किया कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो हिंज जॉइंट और उसके साथ साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में उनको क्लासिफाई किया जाता है। जब हम हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट फीचर्स पे बात कर सकते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी। हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर देखें तो ये डोर लाइक होता है। डोर लाइक कहने का पर्पस ये है कि इसकी मूवमेंट टू एंड फ्रो होती है, तो जिस तरह से एक डोर एक्ट कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी मूवमेंट देखी जाती है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ग्लोबुलर हेड फिक्स्ड इन अ कप जस्ट लाइक अ कप, और उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल ये एक कप के अंदर जो है वो ग्लोबुलर हेड फिक्स होता है, और इस वजह से ये मूवमेंट इस तरफ भी कर सकता है, अपवर्ड भी कर सकता है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है एक से ज्यादा डायरेक्शन में, ये एक से ज्यादा प्लेन में ये मूव कर सकता है, इस वजह से इसको हम बॉल एंड सॉकेट, जस्ट लाइक द बॉल इज इंसर्टेड इन अ सॉकेट, इस वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट का नाम देते हैं। मूवमेंट में जैसे मैंने कहा कि इसमें ओनली टू एंड फ्रो मूवमेंट है, वन प्लेन है, जबकि बॉल एंड सॉकेट में पोली एक्सियल है, जो कि कहा जाता है कि एक से ज्यादा प्लेन में जो है इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जो है वो पोली एक्सियल होता है, जबकि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट में ही रिस्पॉन्सिबल है। मसल अरेंजमेंट देखें तो हिंज जॉइंट में पेयर ऑफ मसल होते हैं जो कि पैरेलल होंगे, सेम प्लेन का मतलब है पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने ये इस मसल की मूवमेंट देखें बाइसेप और ट्राइसेप की, तो इसकी बाइसेप और ट्राइसेप जो है हमारी इस बोन के साथ पैरेलल मौजूद है। जब हम जॉइंट बेंड करते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो एक रिलैक्स हो जाता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पैरेलल हैं। तो हिंज जॉइंट जो है इन पे पैरेलल मसल्स की प्रेजेंस मौजूद होगी, जबकि बॉल एंड सॉकेट में मोर देन टू पेयर्स होंगे और उसके साथ साथ
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इनकी अरेंजमेंट जो है वो 90 डिग्री पे होगी। अब याद रखिए दोनों केस में मसल का जो एक्शन है वो एंटागोनिस्टिक ही होगा, कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। दैट विल बी पैरेलल इन केस ऑफ हिंज जॉइंट और परपेंडिकुलर इन केस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू। अब जो इसमें अगर हम देखें जो लेस देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का, अगर हम इस पॉइंट को देखें कि विद रेफरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो अब हिंज जॉइंट है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसकी एक अल्टीमेट जो है वो कंडीशन मौजूद है कि ये इससे ज्यादा इसको एक्सटेंड या बेंड नहीं किया जा सकता, जबकि जो बॉल एंड सॉकेट है वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इसको हम चारों डायरेक्शंस में या मल्टी डायरेक्शनल जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जबकि जो हिंज जॉइंट है उसकी डायरेक्शन एक लिमिटेड डायरेक्शन होती है, जिस वजह से हम कहते हैं ये लेसर फ्लेक्सिबल है और वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल। अब जब हम ये डिफरेंट जॉइंट्स की बात करते हैं तो इनमें फर्दर कुछ और एग्जांपल्स या कुछ और टाइप्स जो हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि सैडल जॉइंट जो कि कॉन्डोलॉइड में नेक रीजन में जो स्कल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जॉइंट मौजूद है। इसी तरह से पाइवट जॉइंट जो कि हमारे पर्टिकुलरली रेडियस और अल्ना की मूवमेंट, जैसे एक मूवमेंट जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड है, लेकिन एक मूवमेंट जो है वो यूं एक पर्टिकुलर रोटेशन में है, जिसमें मूवमेंट जो है सिर्फ इस सूरत में हो रही होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं, सिर्फ इस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, उसको पाइवट जॉइंट का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और जॉइंट जैसे कि मल्टी स्टेज जॉइंट जो है वो भी डिस्कस किया जाता है, कि जो हमारे पर्टिकुलरली रिस्ट है उसके अंदर जो मुख्तलिफ बोन्स मौजूद हैं उनके दरमियान जो मल्टी स्टेज जॉइंट, तो मुख्तलिफ फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो कैटेगराइज की जा सकती हैं, लेकिन मेनली जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में ही क्लासिफाई किया जाता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और उसके साथ साथ जिसको हम साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं। अब अगर हम ये सारा प्रोसेस देखें जिसमें हम जॉइंट्स को और मसल्स की एक दूसरे के साथ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं और जॉइंट्स की फॉर्मेशन किन बोन्स के दरमियान पढ़ी जा रही है, तो एज सच हमारे सिलेबस में डायरेक्टली तो जो स्केलेटन है वो कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन विद रेफरेंस टू जॉइंट डिफरेंट जो बोन्स की एग्जांपल है वो हमसे पूछी जा सकती हैं या बोन्स के नेम जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द स्केलेटन एज वेल विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ जॉइंट्स। यहां तक हम जब जॉइंट की बात करते हैं तो इससे अगला पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है आर्थराइटिस। अब हम इसको इसके साथ कनेक्टिविटी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जॉइंट्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली जो डिजीज है वही आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का अगर लफ्जी मतलब देखें तो आर्थरो जो है वो जॉइंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और टेस्ट का मतलब इन्फ्लेमेशन है। सो इसी बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज डैमेजिंग जॉइंट्स, जो कि जॉइंट्स को डैमेज कर रही होती है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है जैसे कि पर्टिकुलरली कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है या डीजेनरेशन भी हो सकती है, तो दोनों कैटेगरी जो है वो कंसिडर की जा सकती हैं। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन होती है तो मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट थिकन हो जाती हैं और उसकी वजह से फ्लूइड प्रोटेक्शन लॉस हो जाता है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की वजह से ये पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। इसके सिम्टम्स देखें तो पेन है, स्टिफनेस हो जाना, इसके साथ साथ स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, यानी कि जब स्टिफ होगा हार्डनिंग होगी तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट की और उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ने का खदशा होता है। अब अगर ये सिम्टम्स आए तो इनकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हम खास तौर पर अगर पेन है तो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग हुई है तो एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइप ऑफ द या नेचर ऑफ द प्रॉब्लम की बेस पे हम फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जब टाइप्स की बात करें तो 2 बेसिक टाइप्स जो है वो कंसिडर की जाती हैं, एक्यूट आर्थराइटिस जो कि बैक्टीरियल इन्वेजन से होता है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए अल्टीमेटली हमें एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि क्रोनिक आर्थराइटिस जो है दैट इज मोस्टली जेनेटिक इन ओरिजिन, मोस्टली जेनेटिक है, सम टाइम जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली जेनेटिक कंसिडर किया जाता है। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं ये प्रोलॉन्ग होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है,
सेकेंडली रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसी तरह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और उसके बाद जो है हम कंसिडर कर सकते हैं गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस जो है वो पर्टिकुलरली डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से जो स्वेलिंग है और पेनफुल सेंसेशन है वो आना शुरू हो जाती है, दैट मे लीड टू द प्रोसेस ऑफ गाउट। यहां तक आर्थराइटिस तक हमने बात कंप्लीट की। जो सेकंड सेगमेंट है हमारे इस लेक्चर का, दैट इज रिलेटेड टू द मसल्स। तो मसल्स की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो बेटा सेकंड पार्ट जो हमारे लेक्चर का है, दैट इज अबाउट द मसल। अगर हम मसल की बात करें तो मसल इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, यानी कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से देखें तो मसल कहां से डेवलप हुए, तो मेसोडर्म से इनकी डेवलपमेंट हुई। एक मसल जो है इसका फंक्शन देखें तो दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लेकिन स्पेशलाइज्ड वे में हम कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। एक जनरलाइज्ड मसल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके तीन बुनियादी हिस्से होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल बैली और इंसर्शन एंड ओरिजिन। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एज वेल एज लोकेशन हम मसल्स देखते हैं तो मसल्स को तीन बुनियादी टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल, सेकंड इज कार्डिक एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। ये तीनों मसल जो है एक्चुअली लोकेशन की बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्मूथ मसल जो है उनको कहा जाता है ऐसे मसल्स जो कि हॉलो ऑर्गन को सराउंड कर रहे होते हैं, तो उनको एवरी फ्री स्पेस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल। और जो कार्डिक मसल हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट, स्पेशलाइज्ड मसल ऑफ हार्ट है, जबकि स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि मोबिलिटी ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम इनको क्लासिफाई करना चाहें तो फर्स्ट वन इज अबाउट द अपीयरेंस। जो एक मसल अपीयरेंस की बुनियाद पर डिफर करते हैं, तो स्मूथ मसल को स्मूथ ही इस बेस पे कहा जाता है बिकॉज दे आर अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्राइटेड, इसमें कोई लाइट डार्क बैंड्स नहीं होते, दैट अपीयर स्मूथ इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कार्डिक मसल जो हैं ये इर्रेगुलर स्ट्राइटेड या इर्रेगुलर स्ट्रिप्ड होते हैं, जबकि स्केलेटल जो हैं वो रेगुलर स्ट्रिप्ड या रेगुलर स्ट्राइएशन शो करते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब लाइट एंड डार्क बैंड होना है, जो कि हम इसके स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल शेप दूसरा एस्पेक्ट देखें जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें स्मूथ जो मसल्स हैं उनमें स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, जबकि कार्डिक में ब्रांच्ड होते हैं, और चेन्स ऑफ सेल्स जो हैं वो एक्चुअली ब्रांचेस उनमें अपीयर हो रही होती हैं, जो कि चेन्स ऑफ सेल की सूरत में अटैच्ड होते हैं। जबकि स्केलेटल मसल जो हैं वो स्केलेटल मसल्स साइलेंड्रिकल होते हैं। तो इन तीनों की शेप्स भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल अगर देखें तो स्मूथ मसल मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी 1 पर सेल। कार्डिक एंड स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब मैनी न्यूक्लियस पर सेल इनमें एग्जिस्ट करता है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, तो स्मूथ मसल जो है वो हमेशा स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके मुकाबले में कार्डिक मसल इंटरमीडिएट, जबकि स्केलेटल मसल अकॉर्डिंग टू द नीड स्लो टू रैपिड वेरिएबल जो है वो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इसकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड। जबकि कंट्रैक्शन काज्ड बाय, व्हाट इज द प्रोसीजर या काज ऑफ द कंट्रैक्शन, तो इन केस ऑफ स्मूथ मसल इनकी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती है, या हार्मोनल कंट्रोल हो सकती है, या स्ट्रेच भी एक फैक्टर हो सकता है या काज हो सकता है। कार्डिक मसल देखिए तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। हम जानते हैं कार्डिक मसल कैन नेवर बी फटीग, हमेशा जब तक एक पर्सन सर्वाइव करेगा तब तक ये मसल जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है एक पर्टिकुलर रिदम में, तो इस वजह से हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है। जबकि स्केलेटल मसल जो है ये न्यूरोनल सिग्नल, इसको हम मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स तक जो कि मसल्स के साथ या ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें एक जो मोटर न्यूरॉन है एक टाइप का इफेक्टर जो कि मसल हो सकता है इसके साथ अटैच होते हैं, और वो नर्वस सिग्नल आने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल है स्मूथ और कार्डिक मसल इनवॉलंटरी होते हैं,
जबकि स्केलेटल वॉलंटरी हैं, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, तो इसलिए हम उसको वॉलंटरी का नाम देते हैं। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो स्मूथ मसल है ये ब्लड वेसल्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और होलो ऑर्गन्स में, यानी कि जैसे मैंने कहा कि एवरी फ्री स्पेस या कैविटी सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल, जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, उसमें स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे, कैपिलरीज में नहीं, आर्टरीज और वेन्स में। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें जो पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसमें भी स्मूथ मसल अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो स्टमक है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जब मैकेनिकल ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो तब भी स्मूथ मसल काम करते हैं। हार्ट के केस में जो है वो कार्डिक मसल में जो है वो हार्ट में होते हैं, और जो स्केलेटल मसल है दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन और बोन्स, तो इनकी एसोसिएशन बोन के साथ होती है, स्केलेटन के साथ, इसी बुनियाद पर इनको नाम स्केलेटल मसल दिया जाता है। फंक्शंस देखें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल